नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 9th के फिजिक्स के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के ग्रेविटेशन चैप्टर को, जो कि फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर है। तो उसका ये 4th वीडियो है। तो 4th वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो इससे पहले 3 वीडियो बन चुके हैं। तो 4th वीडियो में हम लोग बायोन्सी, आर्किमेडीज प्रिंसिपल, बायोन फोर्स वगैरह के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बायोन्सी होता क्या है। तो कभी कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम लिक्विड में प्लेस करेंगे तो लिक्विड करता क्या है कि अपवर्ड फोर्स उस पर एग्जर्ट करता है, लगाता है। जैसे कि अगर हम कोई किसी कॉर्क को सरफेस ऑफ वाटर से नीचे अगर करते हैं, कैसे, तो अपने थंब से देख सकते हैं, यहाँ पे अपने थंब से प्रेशर अप्लाई करके, मतलब फोर्स अप्लाई करके, तो और उसको जैसे ही हम उस फोर्स को रिलीज कर देते हैं, मतलब अपना अंगूठा हटा देते हैं, तो कॉर्क जो है वो फिर से वापस उस सरफेस पे आ जाता है, नहीं वाटर के सरफेस पे आ जाता है। तो ये किस कारण से हुआ, यानी कि कुछ अपवर्ड फोर्स उस वाटर पे एग्जर्ट हो रहा था, वाटर के द्वारा एग्जर्ट हो रहा था, कुछ अपवर्ड फोर्स लगाया जा रहा था किस पे, तो उस कॉर्क पे। इसी के कारण वो सरफेस पे वापस आ गया। और यदि हम क्या करें कि अगर किसी तालाब में अगर हम देखते हैं कि कोई पत्थर उसमें पड़ा हुआ है और उसको जब हम उठाते हैं, यानी ऊपर अगर लिफ्ट करते हैं, तो देखेंगे क्या कि वो जैसे पानी में जब तक रहेगा और उसको हम उठाएंगे तो वो हल्का लगेगा हमें, और जैसे ही पानी के बाहर अगर हम उस स्टोन को निकालते हैं तो वो भारी फील होता है। इसका कारण क्या है कि कुछ अपवर्ड फोर्स जो है वो उस स्टोन पे अप्लाई हो रहा था जब तक कि वो पानी के अंदर था, और हल्का महसूस हो रहा था, हमें लाइटर महसूस हो रहा था। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम नहाते रहते हैं तो उस समय जो पानी से भरा मग रहता है, जब तक वो बकेट में, यानी भरा हुआ जो बकेट में पानी है उसके अंदर रहता है, तो वो हमें हल्का महसूस होता है और उसे उठाने में हमें आसानी होती है। लेकिन जैसे ही उस मग को हम पानी के बाहर लाते हैं, तो बकेट के बाहर या पानी के बाहर, तो वो जो है वो हमें भारी लगना शुरू हो जाता है। तो ये सब जो ऑब्जर्वेशन है, ये क्या शो करते हैं कि जो वाटर के इनसाइड है, कोई भी जैसे मग फील्ड विथ वाटर है, वो वाटर के अंदर है, वाटर सरफेस के अंदर, तो कुछ अपवर्ड फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है, जिसके कारण उसका इफेक्टिव वेट जो है वो कम जाता है और वो हमें हल्का महसूस होता है। और जनरल तौर पे अगर कहा जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अगर पानी में इमर्ज्ड हो या फिर किसी दूसरे लिक्विड में भी, तो वो अपना कुछ वेट, ऐसा हमें महसूस होता है कि वो अपना कुछ वेट लूज कर दिया है और हमें वो हल्का महसूस हो रहा है। मतलब उसका वेट जो है वो कम होता नहीं है, हमें वो फील होता है। किस कारण से, तो जो अपवर्ड फोर्स जो लगाता है वाटर, उसके कारण से। और इन सब एग्जाम्पल से हमें क्या कंक्लूजन निकलता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट वो वाटर में या फिर किसी भी लिक्विड में जब डूबा हुआ है तो वो लेस हैवी दिखेगा, लेस हैवी फील होगा एज कंपेयर टू एयर। तो हर एक लिक्विड जो है वो एक अपवर्ड फोर्स लगाता है किसमें, तो जो भी ऑब्जेक्ट उसमें डूबा हुआ रहता है उसमें। और वही जो टेंडेंसी है लिक्विड का कि किसी अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट करना किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो कि उसमें रखा हुआ है उस लिक्विड में, उसी को हम बायोन्सी कहते हैं। यानी बायोन्सी क्या है, लिक्विड का एक ऐसा टेंडेंसी जो कि अपवर्ड फोर्स जो ऑब्जेक्ट उसमें इमर्ज्ड है उस पर लगाता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे बायोन फोर्स। तो बायोन फोर्स होता क्या है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड में डूबा हुआ है तो इसमें अपवर्ड फोर्स ये एग्जर्ट करता है, और जो अपवर्ड फोर्स है इसी फोर्स को हम लोग बायोन फोर्स कहते हैं। और अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है उस ऑब्जेक्ट पे जो कि उस लिक्विड में इमर्ज्ड है, मतलब उस लिक्विड में डूबा हुआ है, और इसी फोर्स को, जो अपवर्ड फोर्स है, इसी को हम लोग बायोन फोर्स कहते हैं। ये अपवर्ड फोर्स किसके कारण होता है, तो ये अपवर्ड फोर्स लिक्विड में, अपवर्ड फोर्स के कारण जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो हमें कम फील होता है एक्चुअल वेट से, जो कि एयर में होता है। और अपवर्ड फोर्स जो लिक्विड एग्जर्ट करता है उसी को हम लोग अप थ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बायोन्सी फोर्स इज नोन एज अप थ्रस्ट। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसी के कारण, यानी ये अपवर्ड फोर्स के कारण ही जो शिप है वो वाटर में फ्लोट करता है, उसके बाद हम भी वाटर में स्विम कर पाते हैं। और अगर कोई अपवर्ड फोर्स वाटर नहीं लगाएगा तो हम स्विम नहीं कर पाएंगे, मतलब पानी के ऊपर तैर नहीं पाएंगे, और जहाज है वो भी डूब जाएगा। और बायोन फोर्स ही है जो कि क्या करता है कि हेवी ऑब्जेक्ट को भी वाटर के अंदर लाइट फील कराता है। अब बायोन फोर्स के कारण क्या क्या होते हैं तो उसे हम समझेंगे। तो हम देखेंगे कि क्या है कि अपवर्ड बायोन फोर्स लगता है। तो अब कंसीडर करते हैं कि एक बकेट है जिसमें कि पानी भरा हुआ है और उसमें एक मग को हम ले लेते हैं,
और इस मग को हम पानी में जब इमर्स्ड कर देते हैं तो होता क्या है कि चारों तरफ से इसमें फोर्स लगता है। तो जो साइड का जो फोर्स है इधर से और इधर से साइड फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। उसके बाद तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, साइड से फोर्स लगने वाला। अब ऊपर से भी कुछ फोर्स लग रहा है और नीचे से भी कुछ फोर्स लग रहा है। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे अगर हम किसी भी वाटर या लिक्विड में नीचे अगर जाते जाएंगे तो जितना नीचे जाएंगे उतना ही ज्यादा फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा। तो ये ऊपर का जो लेवल ए है, यहाँ पे अगर हम लेवल ए को देखें तो लेवल ए जो है वो ऊपर है एज कंपेयर टू बी। तो बी जो है वो ज्यादा डीप में है, तो इस कारण से यहाँ जो फोर्स अप्लाई होगा वो ज्यादा होगा ए के कंपैरिजन में। तो इसी के कारण होता क्या है कि अपवर्ड फोर्स के कारण ये जो मग है वो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो प्रेशर हर एक डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन टॉप का जो प्रेशर है और वो लोअर डेप्थ पे है और बॉटम का जो प्रेशर है बायोंड फोर्स वो क्या है कि हायर डेप्थ पे है। तो जिस कारण से ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड फोर्स यानी जो फोर्स लगाया, और इसी के कारण लाइट भी फील होता है जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बायोंड फोर्स उसको ऊपर प्रोवाइड मतलब ऊपर ले जा रहा है। तो जब हम उसको उठाएंगे पानी के अंदर जब वो रहेगा तो वो हमें हल्का महसूस होगा। अब एक्सपेरिमेंट एक करते हैं जिससे कि हमें पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड जो बायोंड फोर्स का है वो क्या होता है, कैसे चेंज होता है, उसको हम लोग अब देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ क्या करना है कि एक मेटल सिलेंडर लेना है, ये सिलेंडर है सी, और उसके बाद एक स्प्रिंग बैलेंस ले लेंगे बी, स्प्रिंग बैलेंस का नाम है बी, और इसके हुक से इस मेटल सिलेंडर को हम अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जब ये एयर में है, मेटल सिलेंडर एयर में है, तो ये कितना वेट दिखा रहा है अपना, तो 150 ग्राम दिखा रहा है किसमें, स्प्रिंग बैलेंस में। अब इसको पार्टली हम यानी इसका थोड़ा सा वॉल्यूम हम वाटर में इमर्स करते हैं, डुबाते हैं, तो देख रहे हैं कि जो वेट है इसका कम गया। उसके बाद थर्ड केस में हम देखते हैं कि थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम को अगर हम डुबाएं तो वेट और कम गया, यानी पहले 150 था फिर 140 हो गया और अब 130 हो गया। और जब हम पूरी तरीके से इसे डुबा देते हैं इस वाटर में, इस सिलेंडर को, तो वेट जो है वो 120 ग्राम हो जाता है। तो कितना डिफरेंस आया वेट का, तो वेट का डिफरेंस आया 30 ग्राम का जब वो कंप्लीटली वाटर में इमर्स्ड है और जब वो एयर में है, यानी कि ये जो है वो हमें हल्का महसूस होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि यदि हम उसको जिस तरीके से मतलब जितना पार्ट वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा उतना ही उसका वेट जो है वो कम होगा वाटर में। और एक चीज़ और है कि जब वो पूरी तरीके से वो वाटर में सबमर्ज्ड हो जाएगा, डूब जाएगा, तो उसके बाद हम उसको कितना भी नीचे ले जाएं उस वाटर में, अब उसका जो वेट है वो कम नहीं होगा, उसका वेट जो है वो कम नहीं होगा। तो मैक्सिमम जो लॉस इन वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो तब होता है जब वो फुली इमर्ज्ड हो जाता है उस लिक्विड में। तो एबव डिस्कशन से और क्या कंक्लूजन निकला कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उस वॉल्यूम का उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम वाटर में इमर्ज्ड होगा उतना ही अपेरेंट वेट, यानी कि वो सही में एक्चुअल वेट होता नहीं है उसका जो हमें दिखता है पानी में डूबने के बाद, उसका अपेरेंट वेट यानी हमें महसूस होता है वो क्या होगा, घटने लगेगा। जितना ज़्यादा हम उसको पानी में इमर्ज करेंगे या फिर किसी दूसरे लिक्विड में इमर्ज करेंगे उतना ही वो हल्का महसूस होगा। और जब कंप्लीटली इमर्ज कर देंगे तो उसके बाद वो उसका जो वेट है वो लोअर अब और ज़्यादा नहीं होगा, उससे और ज़्यादा कम नहीं होगा। तो मोर और मोर वॉल्यूम हम अगर इमर्ज करते हैं लिक्विड में तो अपवर्ड बायोंड फोर्स जो है वो उस पर बढ़ते जाता है, लेकिन मैक्सिमम जब हो जाए यानी कि जब वो पूरी तरीके से इमर्ज्ड हो जाए उसके बाद जो अपवर्ड बायोंड फोर्स है वो बढ़ता नहीं है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर जो है वो बायोंड फोर्स को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो बायोंड फोर्स को अफेक्ट करता है वो है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन द लिक्विड, यानी लिक्विड में जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है जितना वो डूबा हुआ है वो, और दूसरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी उस लिक्विड का डेंसिटी क्या है। तो फर्स्ट वाले को पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। तो बायोंड फोर्स जो कि लिक्विड एग्जर्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, सॉलिड ऑब्जेक्ट पे, वो किस पे डिपेंड करता है, तो कितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम उस लिक्विड में इमर्ज्ड है। यानी कि जैसे जैसे हम लिक्विड जो सॉलिड है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, उसके वॉल्यूम को हम इंक्रीज करेंगे, लिक्विड में ज़्यादा से ज़्यादा उसको डुबोएंगे, तो अपवर्ड बायोंड फोर्स जो है वो भी
बढ़ेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो बायोंड फोर्स का वो सॉलिड ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब वो सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है उसका कितना वेट है उस पर डिपेंड वो नहीं करता है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है सॉलिड ऑब्जेक्ट के। अब सेकंड हम लोग देखते हैं वो केवल उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, मतलब कितना वॉल्यूम वो वाटर का डिस्प्लेस कर रहा है। अब सेकंड जो है बायोंड फोर्स जो कि लिक्विड एग्जर्ट करेगा वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड, यानी कि किस डेंसिटी के लिक्विड में वो उस ऑब्जेक्ट को हम इमर्ज कर रहे हैं कि डुबो रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है क्या, तो बायोंड फोर्स जो कि लिक्विड एग्जर्ट करेगा। तो देखते हैं कि जो हायर डेंसिटी वाला जो लिक्विड रहेगा वो अपवर्ड फोर्स ज़्यादा लगाएगा एज कम्पेयर टू लोअर डेंसिटी वाले। तो जैसे जैसे डेंसिटी लिक्विड का इंक्रीज करेगा बायोंड फोर्स जो होगा वो भी बढ़ेगा। जैसे अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए कि सी वाटर जो है उसका हायर डेंसिटी होता है फ्रेश वाटर के कंपेरिजन में, इसलिए सी वाटर जो है वो ज़्यादा बायोंड फोर्स एग्जर्ट करता है जब भी एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। तो इस कारण से सी वाटर में तैरना आसान है क्योंकि सी वाटर जो है वो ज़्यादा डेंस है, उसमें ग्रेटर बायोंड फोर्स वो एग्जर्ट कर रहा है, यानी ज़्यादा वो लिफ्ट करेगा, स्विमर को ज़्यादा ऊपर उठाएगा क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा है हायर किस्म के कंपेरिजन में, तो फ्रेश वाटर जो कि स्विमिंग पूल में रहता है उसके कंपेरिजन में। अब मरकरी का देख लेते हैं कि मरकरी का बहुत हाई डेंसिटी होता है, इस कारण से वो ग्रेट बायोंड फोर्स एग्जर्ट करता है। तो बहुत हेवी जो मटेरियल का ब्लॉक है जैसे कि आयरन ब्लॉक भी है वो भी मरकरी लिक्विड पे तैरता है, क्योंकि मरकरी का जो वो बायोंड फोर्स वो एग्जर्ट करता है वो हाई होता है आयरन ब्लॉक के कंपेरिजन में, बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी। अब हम देखेंगे क्या कि जब कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीटली वाटर में इमर्ज्ड हो गया तो उसका वॉल्यूम जो है वाटर को जितना डिस्प्लेस करेगा, जितने वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगा वो इक्वल होगा उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर। तो जैसे देख लेते हैं हम क्या कि यदि कोई बकेट है उसको पूरी तरीके से हम भर दिए, पूरा तरीके से उसको फिल कर दिए और उसमें कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम इमर्ज करते हैं उस बकेट ऑफ वाटर में, तो क्या होगा कि उसमें से कुछ जो पानी है वो बाहर आ जाएगा। तो जितना वो वाटर को डिस्प्लेस किया, मतलब बकेट का वाटर का लेवल जो है वो तो राइज होगा जब वो ऑब्जेक्ट जाएगा, तो क्या होगा कि जितना वो वाटर को बाहर निकाला मतलब पानी से, उसी पे अब आर्किमेडीज प्रिंसिपल एक रिलेशन देते हैं, मतलब आर्किमेडीज साहब एक रिलेशन देते हैं। तो क्या, तो द आर्किमेडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि वैसा स्टडी जिसमें कि हम रिलेशनशिप बताएं बायोंड फोर्स एग्जर्ट बाय लिक्विड एंड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, यानी किसमें रिलेशन दिया, तो बायोंड फोर्स जो कि लिक्विड एग्जर्ट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे और वेट लिक्विड का कितना डिस्प्लेस हुआ, यानी कितना वहाँ से हटा। तो यहाँ डिस्प्लेस हम लोग समझें, डिस्प्लेस होगा क्या कि जितना पानी वो उसको हटाया, उस पानी के जगह को, जितना जगह को वो ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर लिया। तो अगर वेट देखा जाए 1 किलोग्राम मास ऑफ वाटर का, तो वो क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। अब आर्किमेडीज प्रिंसिपल कहता क्या है कि जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट डीप किए या फिर इमर्स्ड किए किसी लिक्विड में, तो एक अपवर्ड बायोंड फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उस बायोंड फोर्स का वो आर्किमेडीज प्रिंसिपल से दिया गया है। क्या, तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट होली या पार्शियली यानी पूरी तरीके से या फिर उसका हाफ या फिर पार्शियली अगर किसी लिक्विड में इमर्ज्ड है, डूबा हुआ है, तो ये बायोंड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगा जो कि इक्वल होगा उस लिक्विड के वेट के बराबर जो कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस किया गया है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट होली या पार्शियली अगर लिक्विड में इमर्ज्ड है तो उतना लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगा, तो वो इक्वल होगा जितने वेट को वो डिस्प्लेस कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बायोंड फोर्स या अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय दैट ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट से जितना वेट को डिस्प्लेस किया गया उसके बराबर होगा। तो अगर हम देखते हैं कि कोई स्टोन जो है वो वाटर में अगर इमर्ज्ड है और वो डिस्प्लेस करता है 10 न्यूटन,
10 न्यूटन वेट के बराबर, तो आर्किमेडीज प्रिंसिपल के हिसाब से बायोन फोर्स जो उस पे एक्ट करेगा उस स्टोन पे वो 10 न्यूटन के बराबर होगा, क्योंकि फोर्स है तो न्यूटन और वेट जो है उसको भी न्यूटन में करते हैं। तो इस कारण से हमें क्या पता चला कि जो बायोन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो कि किसी ऑब्जेक्ट जो कि इमर्ज्ड है किसी लिक्विड में, उस पे जो मैग्नीट्यूड यानी कि कितना बायोन फोर्स एक्ट कर रहा है वो इक्वल होगा उस लिक्विड के वेट के बराबर, जो कि उस इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना लिक्विड हटाया गया है। तो गैस भी जो है वो भी अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट करता है, यानी बायोन फोर्स एग्जर्ट करता है। तो इसी के कारण से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ बायोन फोर्स जो है वो एयर डिस्प्लेस हुआ, मतलब ये जो हॉट एयर बलून है इसके द्वारा जो एयर डिस्प्लेस हुआ उसी के कारण जो बलून है वो राइज कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि कोई भी ऑब्जेक्ट होली या पार्शियली जब किसी भी फ्लूइड में इमर्ज्ड है तो ये एक्सपीरियंस करता है बायोन फोर्स या अप थ्रस्ट। तो फ्लूइड हम इसलिए कहेंगे, अब यहाँ पे इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, हम लोग देखे थे इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, तो फ्लूइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लिक्विड और एयर दोनों है, तो लिक्विड और एयर को मिला करके हम फ्लूइड कहते हैं। तो इस तरीके से डिफिनेशन हमारा चेंज हो गया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट is wholly or partially immersed in a liquid, it experiences a bayon force or upthrust which is equal to the weight of fluid displaced by the object। तो उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स है, मतलब उसमें इक्वेट करना है कि कितना आ रहा है। अब आर्किमेडीज प्रिंसिपल का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। तो आर्किमेडीज प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का निकालते हैं। उसके बाद इसका यूज किया जाता है हाइड्रोमीटर में लिक्विड का डेंसिटी निकालने के लिए। उसके बाद लैक्टोमीटर में इसका यूज किया जाता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। और आर्किमेडीज प्रिंसिपल का यूज किया जाता है पनडुब्बी यानी सबमरीन्स और शिप के डिजाइनिंग में भी आर्किमेडीज प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। अगर हम इसका यूज नहीं करेंगे तो शिप है वो डूब जाएगा। अब क्यों जो कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करता है और कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाता है, मतलब डूब जाता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। मतलब किसी लिक्विड में कोई क्यों फ्लोट करता है, क्यों डूब जाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी लिक्विड में हम रखते हैं तो दो फोर्स उस पर एक्ट करेगा। सबसे पहला वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, यानी नीचे की ओर उसका वेट एक्ट करेगा, और दूसरा उस पे कौन फोर्स, तो बायोन फोर्स या अप थ्रस्ट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स, यानी कि जो ऊपर उसको पुश करके रखेगा ये बायोन फोर्स या अपवर्ड फोर्स। तो दो फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है, एक वेट और दूसरा बायोन फोर्स। तो इसका कुछ कंडीशन है, 3 केस है जिसके कारण हमें पता चलेगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो इमर्ज मतलब उसमें फ्लोट करेगा या फिर वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। तो यदि बायोन फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स जो लिक्विड एग्जर्ट कर रहा है वो उस ऑब्जेक्ट के वेट से कम होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड में डूब जाएगा। यानी बायोन फोर्स अगर कम हुआ तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, यानी ऊपर वाला जो फोर्स कम होगा तो ऑब्जेक्ट डूबेगा। और सेकेंड, अगर बायोन फोर्स उस लिक्विड का इक्वल होगा उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर तो जो ऑब्जेक्ट है उस लिक्विड पे फ्लोट करेगा यानी तैरेगा। और यदि बायोन फोर्स ग्रेटर भी हुआ मतलब ज़्यादा हुआ उस ऑब्जेक्ट के वेट के, तभी वो राइज करेगा लिक्विड पे और फ्लोट करेगा, यानी लिक्विड के जो सरफेस है उससे थोड़ा ऊपर रहेगा या जितना भी ऊपर रहे और उसके ऊपर वो तैरेगा। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या निकला कि कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड पे तभी फ्लो करेगा जब अपवर्ड बायोन फोर्स जो है वो इतना होगा कि उस डाउनवर्ड यानी उसके वेट को वो ओवरकम कर पाए, यानी उसको खत्म कर पाए, कैंसिल आउट कर दे, तभी वो फ्लोट करेगा। अब प्रिंसिपल फ्लोटेशन का क्या है, तैरने का क्या प्रिंसिपल है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब डाउनवर्ड फोर्स जो है वो लेस होगा अप थ्रस्ट से यानी कि बायोन फोर्स से, तभी कोई लिक्विड जो है तभी कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड के ऊपर फ्लोट करेगा। तो यहाँ से आर्किमेडीज प्रिंसिपल से क्या होगा कि द बायोन फोर्स जो एक्ट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो इक्वल होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट, तब वो फ्लोट करेगा। तो कंडीशन क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्लोट करने का लिक्विड में कि उसका वेट जो है उस ऑब्जेक्ट का वो इक्वल होना चाहिए वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट, यानी जितना लिक्विड को वो डिस्प्लेस कर रहा है उसके बराबर होना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। तो यहाँ से क्या कंडीशन आया कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट। किसके लिए कंडीशन है ये, फ्लोटेशन के लिए, यानी उसको तैरने के लिए। अगर ये ग्रेटर हुआ तो डूब जाएगा, ये ग्रेटर हुआ
ये ग्रेटर तो होगा नहीं, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट, और अगर ये ग्रेटर होगा फिर भी वो तैरेगा। अब किस तरीके से कोई जो बोट है वो पानी में तैरता है तो वो हम जान लेंगे। तो अपवर्ड फोर्स के कारण, जो वाटर अपवर्ड फोर्स लगाता है उस बोट पे, इस कारण, और इसे हम लोग अपवर्ड फोर्स को क्या कहते हैं, तो इसको हम बायोंड फोर्स कहते हैं। और प्रेशर लगता है वाटर पे किसके द्वारा, तो नाव के द्वारा, जो बोट है उसके द्वारा, तो उस कारण वो क्या करता है, उसको ऊपर पुश करता है। तो जब नाव धीरे धीरे नीचे जाता है नदी में या फिर समुद्र में, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करता है, तो अपवर्ड फोर्स जो है वो भी बढ़ता है, मतलब जितना ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगा उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो बोट जो है वो नीचे जाते जाते वाटर में, उसके बाद वो क्या करता है, रुक जाता है। तो उसके कब, जब बायोंड फोर्स जो उस पर एक्ट कर रहा है वो इनफ हो जाएगा उस वेट के, बोट के वेट को सपोर्ट करने के लिए। तो कब वो बोट जो है वो फ्लोट करेगा, जब वेट जो है वाटर का डिस्प्लेस किया गया वो सबमर्ज्ड पार्ट यानी बोट का जो डूबा हुआ पार्ट है उसके इक्वल वेट के बराबर होगा, तभी वो फ्लोट कर सकता है, फ्लोट करेगा। अब डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, किसी भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का डेंसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं कि इसमें भी कंडीशन है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट कर रहा है, किसी भी लिक्विड पे तैर रहा है, तो इसका डेंसिटी या फिर उसी को हम एवरेज डेंसिटी कहते हैं, वो लेस देन होगा दैट ऑफ द लिक्विड, यानी उस लिक्विड के डेंसिटी से इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर लेस देन होगा तभी ये इस पे तैर पाएगा। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं कि कॉर्क का जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है, इस कारण कॉर्क फ्लोट कर रहा है। उसके बाद वुड का भी डेंसिटी वाटर से कम होता है, इस कारण वुड फ्लोट करता है। अब आइस का भी डेंसिटी वाटर से कम होता है, इसलिए आइस जो है वाटर पे फ्लोट करता है। अब जो ग्लास है उसका डेंसिटी जो है वो मरकरी से कम होता है, इस कारण ग्लास का पीस जो है वो मरकरी पे तैरता है। और आयरन का भी डेंसिटी मरकरी से कम होता है, इसलिए आयरन का जो नेल है, कांटी है, वो मरकरी के ऊपर तैरता है। अब सेकेंड हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा किसी भी लिक्विड में यदि उसका डेंसिटी इक्वल होगा दैट ऑफ द लिक्विड, यानी लिक्विड के डेंसिटी के बराबर। तो जैसे तार एक ऐसा सेम डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब एक ऐसा सॉलिड है जिसका डेंसिटी वाटर के बराबर ही होता है, तो ये केवल जस्ट फ्लोट करता है, ये उसके सरफेस से ऊपर नहीं है, केवल इसमें तैर रहा है सरफेस को टच करते हुए, क्योंकि दोनों का डेंसिटी जो है वो सेम है। और कोई ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में तब डूबेगा जब उसका डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगा उस लिक्विड के कंपैरिजन में। जैसे कि आयरन जो है वो वाटर में डूब जाएगा क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा है आयरन नेल का। ग्लास भी जो है वो वाटर में डूब जाएगा क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा है। उसके बाद एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, इसका भी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, इस कारण। अब मरकरी जो लिक्विड है उसका डेंसिटी जो है वो वाटर से ज़्यादा है, इस कारण से अगर हम मरकरी लिक्विड को वाटर में डालेंगे तो वो भी डूब जाएगा। अब क्यों जो शिप्स है वो फ्लोट करते हैं, तो शिप जो है वो आयरन या फिर स्टील से बना हुआ रहता है फिर भी वाटर में फ्लोट करता है, क्योंकि उसका जो एवरेज डेंसिटी है वो कम होता है किससे, तो वाटर से, क्योंकि उसमें बहुत सारा एयर प्रेजेंस रहता है और हॉलो ऑब्जेक्ट भी रहता है, मतलब खोखला जैसा बना हुआ रहता है, इस कारण से वो फ्लोट करता है। शिप जो है वो वाटर पे फ्लोट करता है। और हैवी शिप जो है, भारी जहाज, वो इस कारण भी फ्लोट करता है क्योंकि वो ज़्यादा वेट, वाटर का ज़्यादा वेट को डिस्प्लेस करता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा बायोंड फोर्स उस पर अप्लाई होता है और वो फ्लोट करते रहता है। अब डेंसिटी जानेंगे तो कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी क्या होगा कि वो हैवी दिखता है और दूसरा जो है वो लाइट दिखता है। जैसे आयरन जो है वो हैवियर है और एल्युमिनियम और वाटर जो है वो भी हैवियर है अल्कोहल से। तो आयरन हैवियर है किससे, एल्युमिनियम और वाटर से, और एल्युमिनियम और वाटर अल्कोहल से हैवियर है। तो फिजिक्स में हम लोग लाइटनेस या हैवीनेस को अलग अलग सब्सटेंस को डेंसिटी से, यानी अगर जो हल्का होगा उसका डेंसिटी कम होगा और जो भारी होगा उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो डेंसिटी भी किसी भी सब्सटेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में उसका, अगर एक यूनिट है, जैसे हम अगर क्यूब बना लें तो एक यूनिट वॉल्यूम में वो सब्सटेंस का मास कितना है। तो जितना कम मास होगा वो उतना ही लाइटर होगा और जितना ज़्यादा मास होगा एक यूनिट में वो उतना ही हेवियर होगा। तो डेंसिटी को हम लोग कैसे कह सकते हैं कि मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, और सिंपली फार्मूला में हम लोग डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम लिखते हैं।
तो एसआई यूनिट क्या हो गया, मास का हो गया किलोग्राम, मास का हो गया किलोग्राम, और वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट हो गया एसआई यूनिट किसका, डेंसिटी का, किलोग्राम पर मीटर क्यूब एसआई यूनिट। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज़ का डेंसिटी है, जैसे वाटर का अगर डेंसिटी का बात किया जाए तो ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और इसको 1 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर का डेंसिटी 100 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, यानी 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में वाटर जो है वो 1000 किलोग्राम रहेगा, यानी केवल 1 क्यूबिक मीटर जो है उसी में वाटर जो है वो 1000 किलोग्राम वाटर प्रेजेंट रहेगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि बहुत सारे स्मॉलर यूनिट भी है डेंसिटी का, अगर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में अगर यूज करें तो इसमें क्या हो जाता है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में वाटर का जो हो जाता है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो डेंसिटी है किसी भी सब्सटेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, और डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का ज़्यादा होगा जब यदि किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगा तो वो सब्सटेंस हेवियर होगा वाटर से और वो उसमें डूब जाएगा, और अगर डेंसिटी उस सब्सटेंस का वाटर के डेंसिटी से कम होगा तो वो सब्सटेंस लाइटर होगा और वाटर के ऊपर वो तैरेगा। तो इससे कुछ न्यूमेरिकल रिलेटेड है। अब रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं, तो जब रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का अगर बात किया जाए तो ये रेशियो होता है उस सब्सटेंस के डेंसिटी टू द वाटर का डेंसिटी, यानी रिलेटिव डेंसिटी को हम क्या कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसको रिलेट करके किससे लिखते हैं हम, वाटर से। तो यहाँ क्या है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास बाई वॉल्यूम अगर हम लिख दें रिलेटिव डेंसिटी को मास बाई वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस और इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर। तो यहाँ क्या होगा कि अगर हम दोनों के वॉल्यूम को इक्वल ले लेते हैं, यानी उस सब्सटेंस के वॉल्यूम को भी और वाटर के वॉल्यूम को भी इक्वल ले लेते हैं, तो दोनों वॉल्यूम फैक्टर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास केवल मास बचेगा, यानी मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी उसी वॉल्यूम के वाटर का, क्योंकि वॉल्यूम को तो हम इक्वल लिए हैं। तो ये रिलेशन हमें क्या डिफिनेशन देता है रिलेटिव डेंसिटी का, कि रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, तो रेशियो होता है किसका, तो किसी भी वॉल्यूम का, लेकिन दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तो उस सब्सटेंस का और इक्वल वॉल्यूम के वाटर के मास का, यानी दोनों के मास का ये रेशियो होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है वो दोनों सिमिलर क्वांटिटीज का यानी मास का रेशियो है, इस कारण से इसका कोई यूनिट नहीं होता, यानी किलोग्राम जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी हमें बताता क्या है, तो रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का हमें बताता है हेवीनेस, उस सब्सटेंस का हेवीनेस अगर हम वाटर से कंपैरिजन करें तो, यानी वाटर के कंपैरिजन में वो भारी है या हल्का है। जैसे अगर देखा जाए कि आयरन का जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 7.8 है, रिलेटिव डेंसिटी यानी वाटर से कंपैरिजन किए, इसका मतलब कि आयरन जो है वो 7.8 टाइम्स हैवी है इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर का, यानी जितना आयरन का वॉल्यूम लिए हैं उतना ही अगर वाटर का वॉल्यूम लिए हैं तो आयरन जो है वो 7.8 टाइम्स भारी होगा वाटर के कंपैरिजन में। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कारण से, तो एक्यूरेट अगर हमें डेंसिटी डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हमें रिलेटिव डेंसिटी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ ये जो चैप्टर ग्रेविटेशन का है वो समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।